We can't independently verify their claims. What we've largely heard here is the intent to move on with peace. But it does raise questions for Syria's new government and its people. Given the extent of bloodletting and brutality during 13 years of civil war, is it really possible to forget and move on? 21 दिसंबर को सीरिया के अलीपुर रीजन से एक खबर आई है। डिक्टेटर असद की रजीम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। नए निज़ाम अहमद अल शरा, जो पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने बशर अल असद को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने नए सीरिया का सपना तो देखा, लेकिन पुरानी कहानियों के जख्म अभी भी ताज़ा है। एक सवाल हर जगह गूंज रहा है, क्या सीरिया कभी शांति देख पाएगा? पर यह कहानी बस अलीपुर की नहीं है, ये कहानी है पूरे सीरिया की। एक देश जो कभी मिडिल ईस्ट का हीरा हुआ करता था, आज सिर्फ एक बैटलफील्ड बनकर रह गया है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक शानदार इतिहास एक इंटरनेशनल वॉरफेयर में तब्दील हो गया? तो चलिए कैप्चर नॉलेज के साथ एक सफ़र पर चलते हैं, एक फ्लैशबैक के जरिए सीरिया की कहानी को समझने के लिए। सीरिया एक वक्त पर मिडिल ईस्ट की शान था, जिसे कल्चरल हार्मनी और थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए जाना जाता था। इस देश की हिस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब सुन्नी मुस्लिम्स, अलवाइटीज़, क्रिश्चियंस और कुर्द्स एक मल्टीकल्चरल और इंक्लूसिव सोसाइटी में मिलजुल कर रहते थे। दमास्कस और अलीपुर जैसे शहर सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के ट्रेड और कल्चर के सेंटर्स थे। साल 2000 में दुनिया के ख़त्म होने का लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर एक देश में प्रलय का उठना शुरू हो गया था। सीरिया में बशर अल असद प्रेसिडेंट बन चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि नए रिफॉर्म्स और मॉडर्न गवर्नेंस सीरिया को और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ये सपना जल्दी ही टूट गया। असद ने इनिशियल रिफॉर्म्स का वादा ज़रूर किया, लेकिन उसकी डिक्टेटरशिप और ज़्यादा मजबूत हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी सिर्फ असद की फैमिली और उसके तरफ जो लोग लॉयल थे उनके फेवर में थी, जबकि आम सीरियंस बेरोज़गारी, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे। साल 2000 के आसपास सीरिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% थी, जो 2011 तक 25% तक पहुंच गई। यूथ, जो देश के फ्यूचर का फाउंडेशन था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। 2011 के आने तक सीरिया में नफरत फैल रही थी। गवर्नमेंट के नेपोटिज्म और करप्शन ने सिर्फ इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया। असद रजीम के अंडर सीक्रेट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया था कि बगावत या क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से दबा दिया जाता था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक असद के शासन में आर्बिट्री अरेस्ट और टॉर्चर डेली का रूटीन जैसा बन गया था उन लोगों के लिए जो उसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे। एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी होने के बावजूद असद का फोकस मिलिट्री और लग्जरी लाइफस्टाइल पर था, जबकि रूरल एरियाज में ड्रॉट और इकोनॉमिक डिक्लाइन ने फार्मिंग कम्युनिटीज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। साल 2006 से लेकर 2010 के बीच सीरिया में एक हिस्टोरिक ड्रॉट आई, जिसने लगभग 1.5 मिलियन लोगों को रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। ये लोग अर्बन एरियाज में जॉब्स और रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करने लगे और डिस्कंटेंट और फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती गई। असद के डिक्टेटरशिप ने करप्शन और पॉवर्टी, ये दोनों को मिलाकर आम लोगों के अंदर की छुपी हुई आग भड़काई। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2010 तक 10,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद थे। जब एक समय का मल्टीकल्चरल सीरिया एक होप का सिंबल था, वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप और इनइक्वालिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल बनता गया। अब वॉर की शुरुआत कैसे हुई ये समझते हैं। बात है मार्च 2011 की, जब अरब स्प्रिंग्स की लहर मिडिल ईस्ट के कई देशों को बदलने पर मजबूर कर रही थी और इसकी गर्मी सीरिया तक भी पहुंच गई। सब कुछ दरा के एक छोटे से शहर में शुरू हुआ, जहां कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक दीवार पर ग्राफिटी लिखा, योर टर्न डॉक्टर, एक इनडायरेक्ट कमेंट बशर अल असद के डिक्टेटरशिप के खिलाफ। सीरिया के लिए ये एक मजाक हो सकता था, लेकिन असद के लिए ये मजाक नहीं था। इन 15 बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। इन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो लोगों का दिमाग हिला देने के लिए काफ़ी था। टॉर्चर के निशान, जिसमें उनके नाखून उखाड़ दिए गए और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, पेरेंट्स को सिर्फ इसीलिए दिखाए गए क्योंकि उन्होंने उनकी रिहाई की मांग की थी। तरह के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करने लग गए। प्रोटेस्ट की डिमांड सीधी थी, उन्हें फ्रीडम, डिग्निटी और बच्चों के लिए जस्टिस चाहिए था। लेकिन असद रजीम का रिस्पॉन्स जालिम था। दराए में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहली बार प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए।
एक आवाज़ जो डेमोक्रेसी की मांग कर रही थी अब एक डिक्टेटरशिप के मूवमेंट में तब्दील हो चुकी थी। ये प्रोटेस्ट जल्दी ही होम्स, हामा और दमास्कस जैसे बड़े शहरों तक फैल गए। गवर्नमेंट के स्टैंड सिंपल थे, रिबेल को किसी भी कॉस्ट पर दबाना। एक इंसिडेंट जो इस ब्रुटैलिटी का सिंबल बन गया वो था हमजा अल खतीब का केस। हमजा एक 13 साल का लड़का था, दराई के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे उठाकर टॉर्चर किया। 1 महीने बाद उसकी डेड बॉडी मिली। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। हमजा का नाम पूरे सीरिया में रेजिस्टेंस का नारा बन गया, लेकिन रजीम की ब्रुटैलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2011 के पहले 6 महीने में 2000 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट की वायलेंस का शिकार हुए। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और केमिकल वेपन्स तक का यूज़ किया इनोसेंट लोगों पर। दराई से शुरू हुई चिंगारी अब एक आग बन चुकी थी और 2012 तक सीरिया ऑफिशियली एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया था। ये सिर्फ सीरिया की वॉर नहीं थी, ये सुन्नी मुस्लिम्स और अलवाइटीज के बीच एक सेक्टेरियन वॉर का रूप ले चुकी थी। सुन्नी मेजॉरिटी असद के खिलाफ थी, जबकि अलवाइटी माइनॉरिटी जो असद के रिलीजन से ही बिलोंग करती थी उनका सपोर्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट के लीडर्स को असैसिनेट करना, जेल में डालना या डिसअपीयर कर देना, ये इन लोगों के लिए आम बात हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सीरिया में लगभग 2.5 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए थे। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को मिलिट्री टारगेट के रूप में यूज़ किया गया और सिविलियंस एरियाज़ को बम्बार्ड करना एक इनके लिए डेली रूटीन जैसा बन गया था। प्रोटेस्ट का एक फेज़ था जब लोगों ने असद को पीसफुली नेगोशिएट करने के लिए कहा, लेकिन असद के टैंक्स और गोलियों ने हर उम्मीद को कुचल दिया। अब ये सिविल वॉर 2 लोगों के बीच नहीं रहा, इसमें काफ़ी और भी बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए। एक तरफ था बशर अल असद का रजीम जो अपनी डिक्टेटरशिप से रिबेल्स को या सीरियन सिविलियंस को कुचल रहे थे, और दूसरी तरफ थे रिबेल्स जो एक नए सीरिया का सपना देख रहे थे। पर इस लड़ाई में सिर्फ सीरिया के लोग नहीं, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अपने अपने मोहरे लेकर खेल रहे थे। सिविल वॉर के 2 बड़े कैंप्स बन गए, एक असद का और दूसरा रिबेल्स का। असद के साथ खड़े थे रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह, और इनमें से सबसे पहला प्लेयर था रशिया। सितंबर 2015 में रशिया ने ऑफिशियली असद के लिए अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजनी शुरू की। उनका कहना था कि ये टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका टारगेट रिबेल हेल्ड एरियाज थे। रशियंस के फाइटर जेट्स ने अलीपो और इडलिब जैसे एरियाज में मास डिस्ट्रक्शन किया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एक के बाद एक बॉम्बिंग्स में ध्वस्त हो गए। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एयर स्ट्राइक्स की वजह से 10,000 से ज़्यादा सिविलियन ने अपनी जान गंवाई। फिर आता है ईरान। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जो असद के ग्राउंड ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो गए, और हिजबुल्लाह एक लेबनीज मिलिटियास सीरिया के अंदर घुसकर असद के लिए लड़ रही थी। 2013 में कसीर की लड़ाई में हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने असद को एक बड़ी जीत दिलाई जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो ये 3 प्लेयर्स खड़े थे असद के साथ। अब असद के अगेंस्ट खड़ा था रिबेल्स को भी कुछ लोगों ने, कुछ बड़े प्लेयर्स ने ज्वाइन किया। रिबेल्स के साथ खड़ा था USA और वेस्टर्न पावर्स, जिन्होंने फ्री सीरियन आर्मी FSA को सपोर्ट करना शुरू किया। CIA के ऑपरेशन टिम्बर सिनकमोर के अंडर रिबेल्स को आर्म्स और फंड्स दिए गए। लेकिन एक बात क्लियर थी, USA का इंटरवेंशन लिमिटेड था। उनका फोकस था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे अलकायदा और ISIS को राइज को कंट्रोल करना। सऊदी अरेबिया और टर्की भी असद के खिलाफ रिबेल्स के बड़े सपोर्टर्स बने। सऊदी अरेबिया ने सीरियन रिबेल्स को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल हेल्प दी, जबकि टर्की ने उन्हें बॉर्डर्स के थ्रू आर्म्स और फाइटर्स का एक्सेस दे दिया। अब ये 2 ग्रुप थे, एक रिबेल्स के साथ थे और एक अल असद के साथ थे। अब इनके साथ साथ टेररिस्ट लोगों ने भी इसमें एंट्री मारी, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कहते हैं। साल 2013 में अलकायदा अफिलिएटेड जबत अल नुसरा सीरिया में आ चुकी थी। ये इनिशियली असद के खिलाफ रिबेल्स के साथ थी, लेकिन उनका असली एजेंडा था अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को एस्टैब्लिश करना। फिर हुई ISIS की एंट्री। 2014 में ISIS ने सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किए। इनमें से रक्का को अपना कैपिटल बनाकर उन्होंने एक इस्लामिक सैलिफेट एस्टैब्लिश करने का सपना देखा। ISIS के बार्बरिक एक्शंस जैसे मास एग्जीक्यूशन और स्लेव मार्केट्स ने सीरिया को एक नए लेवल की हॉरर फेज करवाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2014 से लेकर 2016 के बीच में ISIS के अटैक्स की वजह से 20,000 सिविलियंस मारे गए। एक तरफ असद की डिक्टेटरशिप, दूसरी तरफ रिबेल्स का संघर्ष।
और तीसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का टेरर। सीरिया की कहानी सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं, एक इंसानियत के खिलाफ जंग बन चुकी थी। इतना मास डिस्ट्रक्शन होने के बाद फिर आई वो रात जब केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया। एक रात जो कभी नहीं भूलने वाली थी। 21 अगस्त 2013 घौता के लोगों के लिए मौत का एक खौफनाक पैगाम लेकर आई। सुबह के करीब 2:30 बजे एक ऐसे हमले ने शहर के हर कोने को हिला दिया, जो सिर्फ एक रेगुलर जंग नहीं थी, इंसानियत के खिलाफ जंग का सबूत था। असद रजीम के प्लेन्स ने जो जहर आसमान से बरसाया, उसने हवा को और जिंदगियों को एक साथ जहरीला बना दिया। ये जो जहर था, ये सरीन गैस था, एक ऐसा नर्व एजेंट जो इंसानी नर्वस सिस्टम को पल भर में शिकार बना लेता है। अटैक्स के नतीजे में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, अटैक का एग्जीक्यूशन असद की रिपब्लिक गार्ड और 4th आर्मर्ड डिवीजन के जरिए हुआ, जो महर अल असद के कमांड में थी। रॉकेट्स जिनमें सरीन गैस थी, माउंट कसीम के मिलिट्री बेस से फायर किए गए थे। रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि असद के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सिविलियंस को एक ही साथ टारगेट करने के लिए ये डेडली प्लान यूज़ किया गया था। ये हॉरिफाइंग अटैक दुनिया के लिए एक शॉक बन गया। यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया कि सरीन गैस का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जिम्मेदार कौन था? इस पर असद और रिबल्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे। वेस्टर्न नेशंस जैसे कि यूएसए, फ्रांस ने असद को इस दर्दनाक हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल माना, लेकिन रशिया और ईरान ने असद का सपोर्ट किया, इसे रिबेल्स का एक स्टेज प्रोपेगेंडा बताकर। एक तरफ बराक ओबामा ने कहा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेड लाइन बट अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वहीं रशिया और ईरान ने इस अटैक को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहते हुए असद का साथ दिया। इस अटैक के बाद इंटरनेशनल प्रेशर के तहत असद को अपने केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल को सरेंडर करना पड़ा। 2014 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW ने सीरिया के वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू किया, लेकिन रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि सीरिया ने अपने कुछ स्टॉकपाइल्स छुपा रखे थे, जो आगे के अटैक्स में इस्तेमाल हो सकते थे। घौता के लोगों के लिए ये अटैक सिर्फ एक रात नहीं, एक नाइटमेयर बन चुका था। सीरियन रिबेल्स को गोलियों से मारा गया, उन्हें शॉक दिए गए, उनके बच्चों को मारा गया, उन्हें केमिकल गैस के थ्रू मारा गया। अब आया वो टाइम जब सेडनाया प्रिजन में उन्हें स्लॉटर हाउस में भेजा गया स्लॉटर करने के लिए। सेडनाया प्रिजन सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के दर्दनाक चैप्टर्स में ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत ने अपना अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ के हर कोने, हर दीवार और हर बेसमेंट में सिर्फ दर्द, मौत और बर्बादी का तमाशा देखा है। पहले एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री प्रिजन के रूप में बनाया गया सेडनाया का यह असली चेहरा 2011 के बाद सामने आया, जब सीरिया के सिविल वॉर में अपोजिशंस के एक्टिविस्ट और असद रजीम के क्रिटिक्स को यहाँ पर कैद किया गया, उन्हें मारना शुरू किया। उस दिन से ये लोगों के लिए टॉर्चर ग्राउंड बन गया। 2017 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ऐसा सच रखा, हर हफ्ता यहाँ प्रिजनर्स को मास हैंगिंग्स के लिए ले जाया जाता था। विटनेसेस के बयान दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक प्रिजन नहीं था, ये एक लिविंग हेल बन चुका था। यहाँ आने वाले प्रिजनर्स को पहले लाठियों से, फिर इलेक्ट्रिक केबल से और वाटर बोर्डिंग के जरिए पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता था। उनका एक ही गुनाह था, रजीम के खिलाफ बोलना। इस टॉर्चर के बाद आती थी एग्जीक्यूशन की काली रात। हर रात 20 से 25 प्रिजनर्स को सेडनाया के बेसमेंट में ले जाया जाता था। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी और हाथ पीछे बंधे होते थे। एक छोटी और फेक ट्रायल में सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर उन्हें गिल्टी डिक्लेयर करके फांसी की सजा सुनाई जाती थी। सेडनाया प्रिजन का काम असद रजीम के इंटेलिजेंस विंग के अंडर था। इसका हर ऑर्डर एयरफोर्स इंटरनेशनल के इनफेमस ऑफिसर जमील हसन से आता था। जमील हसन ने इस जगह को ह्यूमन स्लॉटर हाउस में बदलने का काम किया। एमनेस्टी की रिपोर्ट्स ने यह भी दिखाया कि यहाँ के एग्जीक्यूशन ट्रायल सिर्फ एक लीगल ड्रामा थे, असली जस्टिस यहाँ कभी हुआ ही नहीं था। जब सेडनाया के हॉरर्स दुनिया के सामने आए तो एक उम्मीद थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शंस लेगी, पर यह उम्मीद सिर्फ सपना बनकर रह गई। बशर अल असद ने इन एलिगेशंस को एक इंटरव्यू में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कहकर तोड़ दिया। रशिया और ईरान, असद के एलाइज, ने इसे फेक और बायस्ड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और एमनेस्टी जैसे ऑपरेशंस के इन्वेस्टिगेशंस ने सेडनाया के हर एक जख्म का सच सामने लेकर आए। सीरिया का सिविल वॉर एक मुल्क का मसला नहीं रहा, ये पूरे रीजन के लिए एक जख्म बन गया। 2011 से लेकर 2021 के बीच ये संघर्ष लगभग 5 लाख लोगों की जान ले चुका था और 13 मिलियन लोग अपने घर छोड़कर रेफ्यूजी बनने पर मजबूर हो गए।
ये एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो न सिर्फ सीरिया बल्कि उसके आसपास के देशों को भी छोड़ नहीं रहा। सीरिया के सबसे करीब नेबर्स टर्की ने अब तक 3.6 मिलियन से ज़्यादा सीरियन रेफ्यूजीज़ को शेल्टर दिया है, पर ये इंसानियत का मदद करने की कोशिश अब टर्की के अपने रिसोर्सेज और लोकल पॉपुलेशन के लिए एक बोझ बन गई है। टर्किश इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्राइसिस के नीचे दब रहे हैं और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण बन गया है। टर्किश सरकार को ये समझाने में परेशानी हो रही है कि रिसोर्सेज कैसे बांटें, जिसका असर उनकी पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर दिख रहा है। लेबनान का हाल और भी नाजुक है। रेफ्यूजीज़ की तादाद यहाँ इतनी ज़्यादा है कि वो अब देश की पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुके हैं। ये ओवरबर्डन सिस्टम लेबनान के ऑलरेडी फ्रेजाइल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा हिला रहा है। सीरिया में अब तक जो कुछ भी हो रहा था ये दो लोगों के बीच में हो रहा था, रिबेल्स और असद। इसमें कई बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए, लेकिन इसमें जो मेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया थे। ये दोनों इनडायरेक्टली सीरिया में अपना अपना वॉर लड़ रहे थे। सीरिया के सिविल वॉर में हर एक कंट्री अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व थी। अमेरिका ने इनिशियल फेज में रिबेल्स और कुर्दिश फोर्सेस को सपोर्ट किया। रिबेल्स को आर्म्स और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई ताकि असद के डिक्टेटरशिप को गिराया जा सके। लेकिन जब आईएसएस ने सीरिया और इराक में अपना फुटहोल्ड बनाया तो अमेरिका ने उनके अगेंस्ट डायरेक्ट ऑपरेशंस शुरू किए। उनका मेन गोल था कि आईएसएस को एलिमिनेट किया जाए। रशिया, जो कि सीरिया के रिजीम का मेन अलाय था, उसने 2015 में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दी। रशिया ने असद को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस को इनिशिएट किया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस की जान चली गई। रशिया का एम था अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक एलाय को बचाना जो मिडिल ईस्ट में रशिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने का जरिया बने। अमेरिका और रशिया के बीच के क्लैशिंग इंटरेस्ट ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। दोनों ने अपने अपने साइड के ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जिससे सीरिया में और ज़्यादा वायलेंस और डिस्ट्रक्शंस हुई और सीरिया का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर से डायरेक्टली इंटरनेशनल बैटलफील्ड बन चुका था। आपने सोचा होगा दोस्तों कि किस तरीके से दो लोगों के बीच में वॉर शुरू हुई, फिर उसके बाद किन किन देशों ने, बड़े बड़े प्लेयर्स ने किस तरीके से आके अपने अपने एलाइज को सपोर्ट किया। फिर आया वो वक्त 8 दिसंबर 2024, एक ऐसी तारीख जो सीरिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। बशर अल असद, जो कई सालों से सीरिया पर अपना कब्जा बनाए रखा था, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर चला गया। रशिया ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया, लेकिन असद अब कहाँ है इस बारे में अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। असद के जाने के बाद सीरिया का पॉलिटिकल मैप बिल्कुल बदल गया है। HTS यानी कि हयात ताहिर अल शाम ने दमास्कस पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। उनके लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी अब सीरिया के नए की लीडर बन चुके हैं। यहाँ कह सकते हैं कि टेबल्स हैव टर्न्ड। एक पुराने रिजिड रिजीम का अंत और एक नए मगर अनसर्टन पावर का राइज होना। सीरिया के लिए ये एक नए दौर की शुरुआत है, मगर इस नए चैप्टर के साथ इंस्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी भी जुड़ी हुई है। रशिया, जो असद का सबसे बड़ा एलाय था, अपने मिलिट्री बेसिस को हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं। अब तक इन बेसिस पर कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है, लेकिन इस नए पॉलिटिकल इक्वेशन के असर आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। असद की डिक्टेटरशिप के ख़त्म होने के बाद सीरिया में पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स का चर्चा शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होगा। एक मुल्क एक डेकेड से ज़्यादा लंबी लड़ाई झेल चुका है, उसको स्टेबिलिटी तक ले जाने के लिए काफ़ी वक्त और एफर्ट्स की ज़रूरत है। सीरिया का ये सफ़र एक याद दिलाता है कि पावर और पॉलिटिक्स सिर्फ मुल्क के लोगों की नहीं, इंसानियत का भी बहुत बड़ा दुश्मन है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका सपोर्ट ही मुझे नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करने में और आप तक नॉलेज पहुंचाने का मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और कनेक्टेड रहें।